वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का 2023 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हमारे पास सिविल लॉ फर्स्ट टेस्ट बुकलेट नंबर ए का पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CPC सेक्शन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर? सूट इन विच द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉन्टेस्टेड सिविल नेचर का है। सूट इन विच द राइट ऑफ ऑफिस इज कॉन्टेस्टेड सिविल नेचर का है। सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट रिलीजियस प्रोसेशन, ये भी है। डी, सूट अगेंस्ट एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट, किसी भी पर्सन को कास्ट से एक्सपेल कर दिया जाए तो उस कंडीशन में वो कास्ट ट्राइब्यूनल में सूट फाइल करेगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इट इज़ नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। सेकेंड क्वेश्चन, अ सूट मे बी बार्ड फ्रॉम कॉग्निजेंस ऑफ द सिविल court on the grounds of public policy. Reason is a court should not countenance matters injurious to and against the public weal. तो ये भी सेक्शन नंबर 9 ऑफ CPC से क्वेश्चन है, जिसमें एजर्शन बोलता है कि किसी भी सूट की कॉग्निजेंस लेने से सिविल कोर्ट को बार किया जा सकता है पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड्स पे। और रीज़न है कोई भी कोर्ट इस तरह के सूट को कंटिन्यू नहीं करेगा जो पब्लिक वेल के, मतलब पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट हो। तो रीज़न और एजर्शन यहाँ दोनों ट्रू हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड का ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज कवर्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा? तो आप सबको पता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 में दिया हुआ है, तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन इज अ सिविल कोर्ट जुरिसडिक्शन शुड बी रेडिली इन्फर्ड अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर एनी स्टैट्यूट, ये भी सेक्शन नंबर 9 ऑफ CPC से है। सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन हम मान के चलेंगे सिविल कोर्ट के पास किसी मैटर को डील करने का जुरिसडिक्शन है, अनलेस एक्सप्रेसली किसी स्टैट्यूट में मेंशन हो कि सिविल कोर्ट इस मैटर को ट्राई नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। रीज़न इज देयर इज़ नो प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कोर्ट जुरिसडिक्शन। रीज़न है हम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से रिलेटेड कोई प्रिजम्पशन नहीं कर सकते। सो इसमें सेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग एजर्शन बिल्कुल सही है कि हम सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, ये बात मान के चलेंगे, अनलेस एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उस जुरिसडिक्शन को बार किया गया हो। सो प्रिजम्पशन तो हम करेंगे, तो रीज़न हो गया गलत, तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज प्लेंटिफ पी प्रेजेंट हिज प्लेंट इन द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अगेंस्ट डिफेंडेंट डी। द डिफेंडेंट प्रेसेस द प्लेन claiming that the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previous instituted suit between the same parties in the United Kingdom. तो प्लेंटिफ पी ने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के कोर्ट में एक प्लेंट फाइल की, बट डिफेंडेंट ने उस प्लेंट को रेजिस्ट किया ये कह के कि ऑलरेडी एक सूट यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में पेंडिंग है, जो सूट सेम पार्टीज़ के बीच में है, सेम इश्यूज़ पे है और मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली दोनों में सेम है। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज ऑन रेस सब जुडाइज ने, तो जिस कोर्ट में प्लेंट फाइल हुई थी उसने रेस सब जुडाइज के क्वेश्चन पे मैटर को सुनने के बाद भी कोर्ट ने अपनी 151 के पावर को एक्सरसाइज करके इस सूट की प्रोसीडिंग पे स्टे कर दिया। तो इस कंडीशन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो वैसे हम देखें सेक्शन नंबर 10 में दो सूट एक साथ नहीं चल सकते, बट जो पहला सूट है प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट है वो यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस कंडीशन में यहाँ रेस सब जुडाइज का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 10 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है फॉरेन कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग हो तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। मतलब आप इंडिया में फॉरेन कोर्ट में अगर कोई सूट पेंडिंग है फिर भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ कोर्ट ने अपनी सेक्शन नंबर 155 यानी कि इनहेरेंट पावर को यूज़ करके सूट की प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया। तो इस कंडीशन में देखते हैं आंसर क्या होगा। द ऑर्डर इज इलीगल एज इट वायलेट्स द पावर कंटेन्ड इन सेक्शन 10। बी इज द ऑर्डर इज इलीगल एज सूट सेक्शन 10 प्रोहिबिट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड द ट्रायल। तो सबसे पहली बात है सेक्शन 10 प्रोहिबिट करता है
ट्रायल इंस्टीट्यूशन को प्रोहिबिट नहीं करता, मतलब आप सूट फाइल कर सकते हो पर उसका ट्रायल कोर्ट नहीं करेगा अगर वो ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है। सूट पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट कांट बी कंसिडर्ड इन इंडिया। ये एक्सप्लेनेशन में सेक्शन 10 की एक्सप्लेनेशन में एक्सप्रेसली मेंशन है, अगर फॉरेन कोर्ट में सूट पेंडिंग है तो वो इंडिया में उस बिहाफ पे किसी सूट को बार नहीं किया जाएगा, किसी सूट का ट्रायल बार नहीं किया जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 151 में कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ करके सूट की प्रोसीडिंग पे स्टे लगाया है। तो इस कंडीशन में कोर्ट ने इनहेरेंट पावर का कब यूज़ करता है, जब उसको जस्टिस के फेवर में कुछ करना हो। तो इस कंडीशन में जो सूट है कम्प्लीटली लीगल है और ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द ऑर्डर इज़ लीगल एज अ कोर्ट कैन स्टे द सूट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following cases a foreign court will not be conclusive? Foreign court judgment will not be conclusive. Option A is section number 13 of CPC से क्वेश्चन है where it has not been given on the merits of case, where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice, where it has been obtained by fraud, all of the above. तो 6 का option D is correct. Next question is choose the correct response. No objection as to the competence of court with reference to pecuniary limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance and the earliest possible opportunity. Such an objection was taken at or before the settlement of issues. Third is there has been a consequent failure of justice. तो appellate या revisional court में किसी भी कोर्ट के पेक्यूनरी लिमिट्स की जुरिस्डिक्शन की पेक्यूनरी लिमिट्स को चैलेंज तभी किया जाएगा जब ये तीनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करती हों। उस ऑब्जेक्शन को अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे डील किया जाना ज़रूरी है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ से पहले या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के टाइम पे वो क्वेश्चन रेज होना चाहिए, और तीसरा उस क्वेश्चन के ना डिसाइड होने से जो मैटर है उसमें कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा हो। तो यहाँ सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तभी अप्लाई होगा। तो 7th का आंसर है डी, ऑल ऑफ द कंडीशंस मस्ट को एग्जिस्ट। ऑल ऑफ द कंडीशंस मस्ट को एग्जिस्ट। 8 में where the former suit was dismissed because of dash the principle of res judicata will apply। तो res judicata की बात करें तो फॉर्मल सूट को अगर कोई आपने उसमें रिलीफ क्लेम किया था बट आपको नहीं दिया गया तो उस कंडीशन में उस रिलीफ को फिर से क्लेम करने के लिए आप नया सूट फाइल नहीं कर सकते। तो इसका है वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ नहीं, नया सूट फाइल हो सकता है, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8th का डी। 9th में वेयर द एप्लेंट हैज़ विड्रॉन द अपील filed against a decree passed ex parte his application order 9 rule 13 shall be। अब आपको बताया अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है और उसने उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की है, तो अपील डिसाइड होने से पहले अगर उसने विड्रॉ कर दी तो ऑर्डर 9 रूल 13 की सेटिसाइड एक्स पार्टी डिक्री की जो उसकी एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल होगी। तो 9th का करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द CPC डील्स विद इंटरप्लेडर सूट। अब इंटरप्लेडर सूट से आप सबको पता है ऑर्डर 35 डील करता है, तो 10th का करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑर्डर 35 ऑफ CPC। नेक्स्ट वन इज अ डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड वेयर अ पार्टी इज कॉल्ड अपॉन टू एडमिट डॉक्यूमेंट to admit failed to deny specifically or by necessary implication. A party is called upon to admit fails to deny in its pleading. C. Fails to deny in reply to the notice of admit documents. तो एक डॉक्यूमेंट को हम मानेंगे कि उसको एक्सप्रेसली भले ही एडमिट नहीं किया बट वो एडमिट की जा चुकी है। अगर ये तीनों ही कंडीशन होती हैं, इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो, माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट एडमिट हो चुका है। तो इसका 11th का है डी ऑप्शन। सो 12th क्वेश्चन में हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अबेटमेंट ऑफ सूट, यानी कि ऑर्डर 22 की बात हो रही है अंडर CPC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। कोई अबेटमेंट नहीं होगा पार्टी की डेथ पे अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन इज इन केस ऑफ मोर देन वन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इफ देयर द डेथ ऑफ वन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट विल नॉट रिजल्ट इन अबेटमेंट ऑफ द सूट इफ द राइट टू सू सर्वाइव, इट इज़ ऑल्सो ट्रू।
In case of death of the sole defendant where the right to sue survive, the court shall allow a legal representative of said defendant to become party of the suit. It is also true. So option D is the legal representation of the deceased defendant will not be allowed to file an additional written statement or a statement of objection even though such a statement objection could have been raised by the deceased defendant. So ये false है. अगर deceased defendant कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकता था तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने अगर उसकी डेथ के बाद उस सूट को ज्वाइन किया है तो उस कंडीशन में वो भी वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है. तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जाम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस अंडर द CPC. सो इसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंटाइटल है, पब्लिक ऑफिसर एंटाइटल है, women who according to the custom and manners of the country ought not to be compelled to appear in public, ये भी एंटाइटल है. बट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कोई ऐसी एक्सप्रेसली एग्जाम्पशन नहीं दी गई है कि पर्सनल अपीयरेंस वो किसी कोर्ट में नहीं करेंगे. तो 13 का डी है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. ऑर्डर 3 बात करता है रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर की, सही बात है. बी. ऑर्डर 10 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, ट्रू. ऑर्डर 13 बात करता है एडमिशन की, नहीं. सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. डी. ऑर्डर 15 बात करता है डिस्पोजल ऑफ सूट्स एट फर्स्ट हियरिंग, इट इज़ ट्रू. 15. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CPC डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. तो आप सबको पता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑर्डर 40 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. 16th में choose the correct alternative for the assertion and reason. Assertion where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterward sue for the portion so omitted or relinquished. बिल्कुल सही बात है. Reason every litigation must reach its finality. So यहाँ दोनों करेक्ट है. एक बार आपने किसी पोर्शन को रेलिंक्विश कर दिया किसी भी रीज़न की वजह से, उसके बाद आप उसके लिए दोबारा से उस रेलिंक्विश पोर्शन के लिए नया सूट फाइल करके उसको क्लेम नहीं कर सकते. उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा. और इसका रीज़न है हर लिटिगेशन को फाइनल पॉइंट तक रीच करना चाहिए. मतलब हर लिटिगेशन जो भी स्टार्ट हुई है उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए फाइनल. सो 16 इज़ ट्रू. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CPC डील्स विद रिवीजन. सो ये तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है. आप सबको पता है CPC में सेक्शन 115 बात करता है रिवीजन की. तो 17 का डी ऑप्शन इज करेक्ट. 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील्स विद इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड. अभी हमने ऊपर ही रेस जुडिकाटा वाले क्वेश्चन में रेस सबजुडाइज वाले क्वेश्चन में बात की थी. इनहेरेंट पावर सेक्शन बेस्ड है. 18 का भी 151 इज करेक्ट. 19 का, अंडर सेक्शन 64 ऑफ CPC अ प्राइवेट एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट इज. अटैचमेंट हो चुका है किसी प्रॉपर्टी का, अब उसको आप एलियनेट नहीं कर सकते, करोगे तो वो एलियनेशन वॉइड होगा. तो 19 का सी. 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CPC मेक्स इट मैंडेटरी टू सर्व नोटिस इन राइटिंग ओनली. आप रिटर्न नोटिस ही सेंड करोगे, तो ये आपका बोलता है सेक्शन नंबर 142 ऑफ CPC. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्डर 32 ऑफ CPC डील्स विद. ऑर्डर 32 बात करता है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर, सूट बाय और अगेंस्ट पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड. तो ऑप्शन ए और बी दोनों की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे होगा 21 का सी. क्वेश्चन नंबर 22, इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ हैज़ नॉट क्लेम्ड एनी कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच in addition to specific performance. If in any such suit the court is of opinion that specific performance ought to be granted, and to do justice, some compensation for breach of the contract should also be awarded to the plaintiff. इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करें रेस्पॉन्स में से. सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं. कोई कंपनसेशन ग्रांट नहीं किया जाएगा सिंस नो क्लेम इज़ देयर फ्रॉम द प्लेंटिफ, क्योंकि प्लेंटिफ ने कोई क्लेम नहीं किया.
नॉट विद स्टैंडिंग द क्लेम, भले उसने क्लेम नहीं किया, मतलब प्लेंटिफ ने, कोर्ट कैन ग्रांट कंपनसेशन यूजिंग इनहेरेंट पावर, कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ करके कंपनसेशन ग्रांट कर सकता है। सी ऑप्शन इज प्लेंटिफ शुड बी अलाउड टू अमेंड द प्लेंट एट द अर्लीस्ट एंड क्लेम कंपनसेशन। अब कोर्ट प्लेंटिफ को अलाउ करेगा कि अपनी प्लेंट चेंज करो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे और फिर क्लेम करो कंपनसेशन। प्लेंटिफ शुड बी अलाउड टू अमेंड द क्लेम, प्लेंटिफ शुड बी अलाउड to amend the plaint at any stage of the proceeding and claim the compensation। सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें तो उसमें यह है, प्लेंटिफ ने भले ही कंपनसेशन क्लेम ना किया हो बट कोर्ट उसको किसी भी स्टेज पे अलाउ कर सकता है कि अपनी प्लेंट को अमेंड करो और यहाँ पे तुम्हारा कंपनसेशन बनता है, कंपनसेशन को क्लेम करो। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अंडर सेक्शन 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, no substituted performance of the contract shall be undertaken unless the party who suffers due to the breach of contract has given a notice in writing if not less than, कितने दिन का नोटिस। सबसे पहले आप सबको पता है सेक्शन नंबर 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात हो रही है, मतलब जिसको परफॉर्मेंस करनी थी उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो वो अपनी एजेंसी से या किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो तभी क्लेम कर सकता है जब उसको 30 दिन का नोटिस दे परफॉर्मेंस के लिए। पहले 30 दिन का नोटिस दे किसको, जो पार्टी ब्रीच पे है। तो सेक्शन नंबर 23 का 30 दिन का नोटिस टू द पार्टी इन ब्रीच कॉलिंग अपॉन हिम टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन सच टाइम, और अगर वो नहीं करता है तो उस कंडीशन में सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 case of substituted performance of the contract by a third party in accordance with the provision of a specific relief act, which of the following is incorrect। इसमें से हमें incorrect बताना है। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस के बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो क्लेम है वो मेंटेनेबल है, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं, ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आफ्टर द सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ ए क्लेम फॉर कंपनसेशन इज नॉट मेंटेनेबल, ये भी गलत है। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस के बाद आप ब्रीच के लिए जो कंपनसेशन है उसको क्लेम कर सकते हो। अ पार्टी हु सफर्स द ब्रीच वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द एक्सपेंसेस एंड कोस्ट अनलेस ही हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी। ये बिल्कुल सही है, तो इसमें ए और बी गलत हैं, सी सही है। इसमें ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन हम नहीं लगा सकते, इसमें हमसे पूछा इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को कर दिया गया था डिलीट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, की बात करते हैं। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉ एनफोर्स, ही और एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession or any person claiming through him may by the suit recover possession, suit must be filed within। अब यहाँ आपको डिस्पोजेस तो किया है गवर्नमेंट ने, तो आपको पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग अगर आपको गवर्नमेंट ने डिस्पोजेस किया है तो आप उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन नहीं, 2 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन नहीं, सी 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन नहीं, लास्ट में डी ऑप्शन इज करेक्ट। नो सूट कैन लाई अंडर सेक्शन 6 अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। तो 26 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 34 यानी कि डिक्लेरेशन की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, देखते हैं। 26 का ए, कोई भी पर्सन जो किसी लीगल कैरेक्टर या राइट के लिए एंटाइटल है to any property may institute a suit against any person denying his title to such character or right. It is also true. B option is the court may in its discretion may therein a declaration that he is not so entitled. He is so true. कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो डिक्लेरेशन करें। द प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर फर्दर रिलीफ। उस डिक्लेरेशन के सूट में कोई और फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं करना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी, द कोर्ट शैल मेक सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन ए मेयर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। तो अगर प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो कोई और फर्दर रिलीफ भी उस सूट में क्लेम कर सकता है डिक्लेरेशन के अलावा, तो उस कंडीशन में उस सूट को एंटरटेन सेक्शन 34 SRA में तो नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ SRA डील्स विद परपेचुअल इंजंक्शन। आपको पता है परपेचुअल इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है, और कौन सा सेक्शन इससे डील करता है, तो ये डायरेक्ट सेक्शन बेस है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है करेक्ट 38। सेक्शन 38 मतलब ऑप्शन बी। सेक्शन 38 डील्स विद परपेचुअल इंजंक्शन अंडर SRA। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in case where Mr. X applies for an injunction to prevent the breach of contract, the performance of which would not be specifically enforced the court। कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस एनफोर्स नहीं की जा सकती, तो क्या उसमें इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा, या कौन सा इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा। टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, मैंडेटरी, शैल हैव डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट कोई सा भी इंजंक्शन, शैल रिफ्यूज टू ग्रांट द इंजंक्शन इन सच मैटर। तो इसमें एक्सप्रेसली मेंशन है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, उसमें इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा अंडर SRA। तो 28 का है डी ऑप्शन इज करेक्ट। शैल रिफ्यूज टू ग्रांट एन इंजंक्शन इन सच मैटर। 29, विद रेस्पेक्ट टू एस्टॉपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 29 देखते हैं। ऑप्शन ए, estoppel aims to prevent fraud and secure justice between the parties by promoting honesty and good faith। बिल्कुल सही बात है। estoppel is a rule of evidence, बिल्कुल। सी, estoppel is applicable against a statute। बस यही गड़बड़ हो गई, स्टैट्यूट के अगेंस्ट कोई estoppel अप्लाई नहीं होता, सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो 29 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 30, with respect to section 165 of evidence act which of the following is incorrect। सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं। द जज मे टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसको सही लगे, बिल्कुल सही बात है। सच क्वेश्चन में बी आस्क टू एनी विटनेस और पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट, बिल्कुल सही बात है। द क्वेश्चन आस्क मस्ट बी रेलिवेंट क्वेश्चन ओनली। ऐसा नहीं है जज को जो सही लगे उस मोमेंट पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन होना चाहिए। ट्रुथ सीक करने के लिए जज को जो सही लगे उस मोमेंट पे वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो इसमें 30 में सी तो सही नहीं है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो 30 का ऑप्शन है सी। डी भी देख लेते हैं। नीदर द पार्टीज नोर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन टू एनी सच क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, अगर बहुत ही बेकार क्वेश्चन होगा तो पार्टी बिल्कुल ही इररिलेवेंट होगा केस से, तो पार्टी ऑब्जेक्शन कर सकती है। तो 30 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is incorrect with respect to circumstantial rule of evidence। ऑप्शन ए, अब हमसे यहाँ पूछा है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे द सर्कमस्टेंसेज फ्रॉम विच एन इन्फ्रेंस इज सॉट टू बी ड्रॉन मस्ट बी कॉजेंटली एंड फर्मली एस्टैब्लिश। बिल्कुल सही बात है, तभी आप किसी को पॉइंट आउट कर सकते हो। Those circumstances must be of definitive tendency, it is also true। The circumstances must be unerringly pointing towards the guilt innocence of the accused। The circumstances taken cumulatively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion। ये भी बात सही है, तो इसमें ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। unerringly pointing towards the guilt or innocence of accused ऐसा नहीं है। 31 के बाद 32, The defense counsel intend to cross-examine and contradict the person who lodged the FIR before the police and who is called as a witness। The defense can do so। अगर आपको किसी पर्सन को उसके प्रीवियस स्टेटमेंट के बेस पे कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो उस कंडीशन में मैंडेटरी हो जाता है कि आप पहले उसको उसका प्रीवियस स्टेटमेंट दिखाओ, उसके बाद उसको उस पर क्रॉस एग्जामिन करो, कॉन्ट्राडिक्ट करो, ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करो। तो इस केस में देखते हैं, ओनली आफ्टर शोइंग द कंटेंट्स ऑफ FIR इट इज़ ट्रू। पहले FIR दिखाओ, पहले उसका प्रीवियस स्टेटमेंट दिखाओ, उसके बाद आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। विदाउट शोइंग द कंटेंट्स नहीं, इट्स अ जज की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड है कि डिस्क्लोज करे कंटेंट्स ऑफ FIR या नहीं। ओरल नरेशन ऑफ द कंटेंट सफिशिएंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसको उसकी राइटिंग दिखानी पड़ेगी। 32 का ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। 33, Which of the following is not subject to the rule of relevancy। ऑप्शन नंबर ए, एग्जामिनेशन इन चीफ रेलिवेंट फैक्ट पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, रेलिवेंट फैक्ट्स पे ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ट्रूथ सीक करने के लिए किसी भी तरह से हो सकता है। सी, डी एग्जामिनेशन होना चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन हाँ रेलिवेंट फैक्ट पे बाकी सब होंगे। तो 33 का ऑप्शन भी इज़ करेक्ट। 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीडिंग केस लॉ ऑन प्रिविलेज कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ।
तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो कि सिक्योर होती है, रेलिवेंट होती है बट इनएडमिसिबल इन एविडेंस विदाउट कंसेंट ऑफ अदर। इससे रिलेटेड फेमस केस लॉ है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सो 34 का ऑप्शन इज करेक्ट। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 14 की बात करें तो वह नॉलेज, गुडविल, इल विल, ये सब रेलिवेंट है, कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है 35 के डी में। 36 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड एज अ रिलेवेंट फैक्टर अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट। मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट सेक्शन नंबर 8 कवर करता है, तो मोटिव हो गया, प्रेपरेशन हो गया, कंडक्ट हो गया, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसको सेक्शन 8 कवर नहीं करता। सेक्शन नंबर 8 डी ऑप्शन को कवर नहीं करता, सेक्शन नंबर 8। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वुड कवर द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर इट कंडक्टेड बाय पुलिस। तो टीआईपी का आप सबको पता है 37 का डायरेक्ट क्वेश्चन बेस सेक्शन नंबर 9 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर रेट इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 9 कवर करता है। क्वेश्चन 38 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द सुप्रीम कोर्ट परमिट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में परमिट किया था। तो ये केस है आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलाउ किया था कि आप एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्यूज एक्स आफ्टर कमिटिंग मर्डर कम्स टू हिज वाइफ एंड डिस्क्लोज टू हर अबाउट द सेड मर्डर। द कम्युनिकेशन इज। अब हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी भी टॉपिक को लेके कम्युनिकेशन हो तो प्रोटेक्टेड होती है, तो ये रेलिवेंट तो है कि उसने अपनी वाइफ के सामने कन्फेस किया कि उसने मर्डर किया है, बट फिर भी इसको एविडेंस में एडमिट नहीं करेंगे। 39 का बी रेलिवेंट है बट इनएडमिसिबल है एविडेंस में। 40 हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर इन सिविल केस हो क्रिमिनल केस हो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस हैं, तो इसका सिविल केस में हाँ, क्रिमिनल केस में हाँ, सिविल और क्रिमिनल बोथ हाँ। 40 का सी इज करेक्ट। 41 में Which of the following section of Indian Evidence Act propounds that admissions are not conclusive proof of the matter admitted, but admission कैसे एक्ट करते हैं एज अ स्टॉपल। तो ये किस में दिया हुआ है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 42 इज चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द असर्शन एंड रीजन। अ ल्यूनेटिक यानी कि एक पागल इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। एक कोई पागल इंसान है तो क्वेश्चन नंबर 42 असर्शन अ ल्यूनेटिक इज़ नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अगर कोई ल्यूनेटिक पर्सन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विटनेस बन ही नहीं सकता। उस मोमेंट पे जब उसका माइंड साउंड इन ट्रबल में हो तो उस कंडीशन में वो उस मोमेंट पे टेस्टिफाई कर सकता है। रीज़न है इसका ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। हर कोई कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए अनलेस उसको प्रिवेंट ना किया हो गया हो, क्वेश्चन मतलब उसको समझ ना आ रहा हो और कैन नॉट गिव, या फिर क्वेश्चन का वो रेशनल आंसर नहीं दे सकता बुढ़ापे की वजह से, कम एज की वजह से या डिजीज़ की वजह से। तो लुनेटिक पर्सन अपने साउंड माइंड में जब वो हो तब वो टेस्टिफाई कर सकता है। तो 42 का ए है। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 43 A is on trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A or B. Evidence है and during the trial B ने बोला A and I murdered C. The statement is। अब ये statement of accomplice की बात कर रहा है सेक्शन नंबर 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अगर कोई दो पर्सन है उनको जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है तो इस कंडीशन में एक का कन्फेशन दूसरे के अगेंस्ट रेलिवेंट होता है, बट इसमें सिर्फ ट्राई बताया, जॉइंट ट्रायल नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में ये जो कन्फेशन है रेलिवेंट होगा, एडमिसिबल होगा सिर्फ एक के अगेंस्ट, रेलिवेंट होगा और एडमिसिबल होगा दोनों के अगेंस्ट, नॉट रेलिवेंट एट ऑल, इनएडमिसिबल अगेंस्ट बोथ। तो इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें सिर्फ एक के अगेंस्ट होना चाहिए क्योंकि वो जॉइंटली ट्राई नहीं हो रहे हैं, बट इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें जॉइंट ट्रायल नहीं था, शायद इसमें ऑब्जेक्शन रेज हुआ होगा या जो भी। Next question is when one fact is declared conclusive of another, which of the following is untrue? एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ बताया गया है तो इसमें से
गलत ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। ये एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन है कि एक फैक्ट अगर दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ है तो एक प्रूफ हो गया तो दूसरा प्रूफ हो चुका है मान लिया जाएगा। ये इरिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। द कोर्ट में इन डिस्कशन अलाउ कर सकते हैं एविडेंस की भैया जो प्रूव हुआ है उसको आप रिबट करो। द कोर्ट शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन टू डिस्प्रूव द प्रिजम्पशन, तो इसमें अनट्रू स्टेटमेंट है सी। अगर एक फैक्ट दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर हो चुका है तो उस कंडीशन में कोर्ट अलाउ नहीं करेगा अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि आप एविडेंस हो दो और उसको डिस्प्रूव करो। 45 में A document is transcribed from a copy of another document. After the transcribed copy is prepared, the same is compared with a copy of the original document. Under Indian Evidence Act, the transcription so prepared is 45 का 45 का देखते हैं। प्राइमरी एविडेंस नहीं, सेकेंडरी एविडेंस नहीं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ना प्राइमरी होगा ना सेकेंडरी होगा। Which of the following provision of Indian Evidence Act incorporates the rule of res gestae? So आप सबको पता है res gestae की डॉक्ट्रिन 46 क्वेश्चन में सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 47 में with respect to the burden of proof under section 104 of Indian Evidence Act, choose the correct response between the two statements. The prosecution wishes to prove a dying declaration by, द प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी कि वाई की डेथ हो चुकी है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो 47 का ऑप्शन हुआ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। डाइंग डिक्लेरेशन अगर आपको एडमिट कराना है तो पहले ये तो प्रूव करो कि बंदा मर चुका है, इसलिए उसका डाइंग डिक्लेरेशन आप एडमिट करा रहे हो। 48 में सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अंडर द हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट। द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव जुरिसडिक्शन इन ऑल ओरिजिनल सिविल सूट्स। द वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1 करोड़ से, 2022 के अमेंडमेंट से आया था। 48 का ऑप्शन है डी। 49 अंडर द हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग गिवन पावर टू कन्वर्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ ए स्मॉल कॉज कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ सिविल जज फॉर द ट्रायल सूट्स कॉग्निजेबल बाय स्मॉल कॉज कोर्ट अप टू वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़। ये है हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट के हाई कोर्ट के पास है जो जुरिसडिक्शन। 49 का बी हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 50 में विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1952 अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट वेयर इन द केस ऑफ एनी सेल सेवरल इंस्ट्रूमेंट आर एम्प्लॉयड फॉर कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन, चूज द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है। सेवरल इंस्ट्रूमेंट से आप एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को चार्ज करेंगे विद द ड्यूटी प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल, सही बात है। द अदर इंस्ट्रूमेंट शैल बी चार्जेबल विद द ड्यूटी ऑफ 1 रुपीज़ इंस्टीड ऑफ द ड्यूटी प्रेस्क्राइब्ड फॉर दैट इन शेड्यूल। सी में द पार्टीज में डिटरमाइन फॉर देमसेल्फ कौन सा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है और किस पे स्टैम्प ड्यूटी देंगे। The duty chargeable on the principal instrument so determined shall be highest duty which would be chargeable in respect to the said instrument. तो इसमें incorrect response है according to question is B. The other instrument shall be chargeable with a duty of 1 rupees instead of जो उसकी शेड्यूल में दी हुई है लिमिट उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। सो हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ हिमाचल प्रदेश का 2023 का सिविल लॉ फर्स्ट का पेपर। तो चलिए अब दूसरा करते हैं। तो हम सॉल्व करें हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के 2023 का सिविल लॉ सेकंड टेस्ट बुकलेट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। एज पर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इफ़ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट, तो गिफ्ट क्या होगा ये सबको पता है, वॉइड। फर्स्ट का ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकेंड इज़ where on transfer of property an interest is created for the benefit of a person not then living, he acquires upon his birth a vested interest। ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड such a person would always be entitled to the enjoyment immediately on his birth, नहीं always entitled तो नहीं होगा अपने बर्थ पे enjoyment के लिए, बट हाँ vested interest उसको ज़रूर मिल जाएगा upon birth। सो फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ फॉल्स। अब ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए only 1 is correct, only 2 is correct, both are correct, D option is correct।
फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट का मतलब, ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से है। अटेस्टेड बाय टू और मोर विटनेस, सही बात है। ईच ऑफ द विटनेस हैज सीन द एग्जीक्यूएंट साइन और एफिक्स हिज मार्क ऑन द इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑल्सो ट्रू। ईच ऑफ द विटनेस हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूएंट, इट इज ऑल्सो ट्रू। मोर देन वन ऑफ सच विटनेस शैल हैव प्रेजेंट एट द सेम टाइम, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन किससे रिलेटेड है? तो आप सबको पता है सब्रोगेशन मॉर्गेज से रिलेटेड है, ऑप्शन सी फोर्थ का। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से है, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो चलिए देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फोर्थ ऑप्शन सेक्शन नंबर 5 में डिफाइन किया गया है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन नंबर 14 में है, फर्स्ट यानी कि फोर्थ फर्स्ट। ऑस्टेंसिबल ऑनर सेक्शन नंबर 41 में है, फोर्थ फर्स्ट थर्ड। कंटिजेंट है सेक्शन नंबर 21 में। तो इसका सीरीज होनी चाहिए फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो हम देखें तो फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ थर्ड फर्स्ट नहीं, फोर्थ फर्स्ट यहाँ पे थर्ड नहीं है, तो होना तो चाहिए फोर्थ फर्स्ट के बाद यहाँ पे थर्ड होता तो ऑप्शन बी हो जाता। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ऑप्शन सही नहीं थे, हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अंडर सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी फ्रॉम पार्टिंग विद हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो कंडीशन क्या होगी? अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी इस कंडीशन के साथ कि आप एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लगा दिया, तो उस कंडीशन में जो कंडीशन है वो वॉइड होगी। तो 6 का बी इज करेक्ट। 7 क्वेश्चन, वन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट टू मिस्टर कुशल 60 लाख रुपीज़ रिप्रेजेंटिंग दैट ही हैज़ अ प्रेजेंट इंटरेस्ट देयर इन, whereas he has in fact only a spec succession. Kushal however has taken the transfer on the faith that on representation and for consideration. Kushal in this case is entitled to the benefit of such property acts under the following provision of transfer of property act. तो इसमें अगर कोई spec succession मतलब उसको चांसेस हैं कि वो प्रॉपर्टी मिल सकती है, बट करंटली उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है जब उसने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़री ने उसको कंसिडरेशन में और गुड फेथ में लिया, तो उस कंडीशन में सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग इसके फैक्ट्स भी यही थे, जो कुशल है वो एंटाइटल होगा प्रॉपर्टी एक्ट्स को रखने के लिए। तो सेक्शन नंबर 43 के अकॉर्डिंग होगा। तो 7 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज ए। लेटर, अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ, सेल में आप क्या करते हो? ऑनरशिप ट्रांसफ़र करते हो, तो राइट टू एंजॉयमेंट नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। 8 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 9th में लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगर ईयर टू ईयर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज है तो आप उसको टर्मिनेट कब कर सकते हो? ईयर टू ईयर है तो 6 महीने का नोटिस देके, यानी कि 9th का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब हम 10 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस, जब लिटिगेशन ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? तो चलिए देखते हैं। एनी सूट और प्रोसीडिंग शुड बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। सूट और प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है कोर्ट में, वो कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए उसको डील करने की, सही बात है। द सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग में भी कॉल्यूसिव नहीं होनी चाहिए, साठ कार्ड से नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट। इन द सूट और प्रोसीडिंग एनी राइट और रिमूवल प्रॉपर्टी शुड बी डायरेक्टली इन क्वेश्चन, ये बात सही है। तो 10 का सी इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विद रेफरेंस टू लिमिटेशन एक्ट में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। अफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक की बात करें तो सेक्शन नंबर 17 में है। सूट इन फॉर्मा पॉपोरिस ये है सेक्शन 13। डिफेक्ट इन जुरिस्डिक्शन सेक्शन 14। बार ऑन लिमिटेशन सेक्शन 3। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए का हो गया 4, बी का हो गया फर्स्ट, 4 फर्स्ट 3 2, 4 फर्स्ट 3 2, देखते हैं 4 फर्स्ट 3 2, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब 12th क्वेश्चन, एज पर द डेफिनेशन प्रोवाइडेड अंडर द लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट?
लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट है? एन एप्लीकेशन डज नॉट इंक्लूड अ पेटिशन। एन एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पेटिशन। सूट इंक्लूड्स एन अपील, सूट इंक्लूड्स एन एप्लीकेशन। तो 12th में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, एप्लीकेशन में पेटिशन इंक्लूड होती है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच ऑफ टोट, लिमिटेशन एक्ट आपको प्रोवाइड करता है। A fresh period of limitation began to run every time जब भी breach हो true। The test is not whether the right continuing right है या नहीं है, पर हमें देखना है wrong जो है continuing wrong है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। Continuing breach is different from successive breach, it is also true। जो सारे ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Where the prescribed period of limitation for any application और सूट इज़ एक्सपायरिंग ऑन हॉलीडे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब कोर्ट रीओपन होगा तब फाइल कर देंगे सेक्शन नंबर 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जब कोर्ट रीओपन होगा तो उस कंडीशन में तब फाइल कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इन राइटिंग डिफेंडेंट आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड। तो सेक्शन नंबर 18 के अकॉर्डिंग अगर एक्नॉलेजमेंट आपने प्रेस्क्राइब पीरियड की बात किया है तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होने वाला। एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, नहीं। यूजुअली द कोर्ट्स हैव डिस्क्रिप्शन, नहीं। सच एक्नॉलेजमेंट शैल हैव नो इफेक्ट ऑन लिमिटेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट 15 क्वेश्चन में। सेक्शन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए इज द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज ओनली सब्सटेंटिव इन नेचर, नहीं ये प्रोसीजरल लॉ है। और 16 का भी लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडी, ये बिल्कुल बात सही है। लिमिटेशन एक्ट सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल रेमेडी को बार करता है, राइट क्वेश्चन कुछ नहीं करता। लिमिटेशन बार द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, any other application for which no limitation period is provided elsewhere the period of limitation will be। अगर कहीं में लिमिटेशन पीरियड दिया ही नहीं हुआ है तो मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड उसका 3 ईयर होगा, ये एक्सप्रेसली मेंशन है लिमिटेशन एक्ट में। तो 17 क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 18, the period of limitation for filing an application for review of a judgment by the court other than the Supreme Court is। तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कहीं पे आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है तो उसका लिमिटेशन पीरियड है 30 डेज, तो 18 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। इनकी बात करें तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड करता है द कोर्ट टू एडमिट अ सूट आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, नहीं। सेक्शन नंबर 5 अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, तो सूट को अगर डिले करोगे आप सूट में तो अप्लाई नहीं होगा, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। इवन एन अपील में बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड अगर एपिलेंट सफिशिएंट कोज दिखाए, बिल्कुल सही बात है। अपील अलाउ हो सकती है, सूट नहीं हो सकता, तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो 19 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। नेक्स्ट 20, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एप्लीकेशन। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। द डे फ्रॉम विच द पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, ये बिल्कुल सही बात है। द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट वाज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्विजाइड फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द डिक्री और ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड, बोथ आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। 21, अ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड जहाँ एक्चुअल एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए या सीज टू एग्जिस्ट, सही बात है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। 21 में ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड वेयर द एक्चुअल एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज टू एग्जिस्ट, इट मेयरली अमाउंट्स टू कमर्शियल हार्डशिप, नहीं, तो ये रॉन्ग है। थर्ड वन इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्ड पर्सनल परफॉर्मेंस बाय द promisor is frustrated on the death of promisor, बिल्कुल सही बात है। A contract will be frustrated where circumstances arise that make the performance of the contract impossible in the manner contemplated, ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। Where the promisor offers to perform his part of obligation or the promise, it is known as। अब promisor परफॉर्म कर रहा है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए, ऑफर कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे?
उसको हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस नहीं, पार्ट परफॉर्मेंस नहीं। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हाँ, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हाँ। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो इसका आंसर है सी, 3rd and 4th आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ माइनर एग्रीमेंट वुड हैव द सेम कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, तो किसकी जैसे होगा? रिलीजियस गुरु का नहीं। ड्रंकन पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, हाँ उसको नहीं पता है वो क्या कर रहा है। फ्रॉडुलेंट पर्सन नहीं। अ पर्सन हुज आइडेंटिटी हैज़ बीन मिस्टेकन फॉर समवन एल्स नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 23 के बाद 24। If a party of a contract in the performance of his obligation has done some work and the further performance has been rendered useless by the act of other part, एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म कर चुकी है, दूसरी पार्टी की किसी हरकत की वजह से आगे वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीड नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म किया है वो रीजनेबल कंपनसेशन, अपना काम जो उसने किया है उसका रीजनेबल कंपनसेशन क्लेम करने के लिए एंटाइटल होगी। किस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग? तो 24 को देखें हम तो नोडम पैक्टम नहीं, नेमोटेट क्वेड नॉट, हैबिट नहीं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्वांटम मेरिट हाँ। जो उसने अपनी मेरिट का काम किया उसका वो कंपनसेशन लेगी। डी इज करेक्ट। 25। An illegal contract are void, but all void contract are not illegal. It is true. All banking agreement are void. It is also true. तो 25 में दोनों सही हैं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। 25 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 26। As per section 35 of Contract Act, a contingent contract based on the specified uncertain event, और वो इवेंट नहीं हो रहा है विद इन फिक्स टाइम, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा जब वो टाइम लैप्स हो जाए। बिल्कुल सही बात है। बिकम वॉइड इफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, उस टाइम के पूरे होने से पहले ही उस इवेंट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए। तो इस कंडीशन में दोनों ऑप्शन ए और बी सही है। एनफोर्स हो सकता है इवन नहीं, तो इसका 26 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 27। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है? तो बेलमेंट में है, पार्टनरशिप में है, प्लेज में है। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है 27 का भी, बट इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। 28। विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैच द फॉलोइंग करना है। कार्डियल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, तो ये एक जनरल ऑफर था, ए का फर्स्ट हो गया। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात है, सी। क्रैल वर्सेस हेनरी फ्रस्ट्रेशन का है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। While interpreting a standard form of contract, the court have been applying the doctrine of contra profantem. Said doctrine refer to a legal doctrine in the contract law which state। अब जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें पूरा एक एग्रीमेंट होता है, जैसे कि यूट्यूब के जो टर्म्स है, पॉलिसी के टर्म्स हैं, आप सिर्फ उनको एग्री करोगे और अपने साइन करोगे। दूसरी पार्टी जो उसको एक्सेप्ट कर रही है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती उसमें कुछ भी नेगोशिएशन करने की या कुछ भी अपने टर्म्स डालने की। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रा प्रोफेंडम, इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। 29 में ए ऑप्शन, दैट अ प्रॉमिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इवन इफ मेड विदाउट फॉर्मल कंसिडरेशन व्हेन द प्रॉमिसर has made a promise to a promisee and the promisee then relies on that promise of his subsequent determinant नहीं। wrongful gain obtained by one party can be restored back to the party who is rightful owner of the same नहीं। that if the person has gained benefit from another person and thereby causing loss to the other person, then the person who has gained is required to reimburse the plaintiff equal to the amount of benefit received by the defendant नहीं। that any clause considered to be ambiguous in a contract should be interpreted against the interest of the party that created, introduced or requested that a clause to be included। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी क्लोज है जिसका मीनिंग एम्बिगियस है, तो उस कंडीशन में जिसने उस क्लोज को इंट्रोड्यूस किया था उस पार्टी के अगेंस्ट उसको इंटरप्रेट किया जाएगा जो उसको साइन कर रही है, क्योंकि उसके पास तो वैसे भी ज़्यादा पावर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अगेंस्ट उसको इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा।
तो इस कंडीशन में हमारे 29 क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंस। सबसे पहले आपने ऑफ़र को कम्युनिकेट किया, ठीक है, फिर ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद काउंटर ऑफ़र होगा, उसके बाद काउंटर ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 30 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग अंडर द हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। तो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होगी इनमें से? 31 को देखते हैं। ए बिल्डिंग बीइंग यूज मेनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो ये तो प्रॉपर रेजिडेंशियल होगी, सही बात है। बिल्डिंग बीइंग यूज मेनली फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल होगी सी। अ बिल्डिंग लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पज सेपरेटली टू मोर देन वन पर्सन द पोर्शन देयर ऑफ लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस। एक बिल्डिंग है आधी सेपरेटली, इतने में रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए और इतनी को नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया हुआ है, सेपरेटली दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में ये होगी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अ बिल्डिंग भी यूज पार्टली फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस, नहीं, पार्टली अगर बिजनेस के लिए और पार्टली ट्रेड के लिए तो वो रेजिडेंशियल होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में मैच द फॉलोइंग करना है। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कलेक्टर की परमिशन चाहिए होगी। तो इसमें सेक्शन 12 यानी कि ए का हो गया सेक्शन 12 सेकंड बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है आपको बिल्डिंग की, इसलिए आपको खाली करानी है, तो बी का हो गया फर्स्ट। सी का हो गया राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस इन सर्टेन पर्सन्स, ये 15। और रिसिप्ट टू बी गिवन ऑफ फेयर रेंट की रिसिप्ट देनी ही देनी है, हो गया सेक्शन 20। यानी कि यहाँ पे हमारे ऑप्शन बन रहे हैं सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड देखते हैं। सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो हमारा 32 का हो गया ऑप्शन बी। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड कौन नहीं है? तो देखते हैं। रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हु परचेज अ बिल्डिंग आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस। हाँ, उससे की तो स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड नहीं है, इज करेक्ट। अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग ऑन हिज ओन अकाउंट नहीं। अ पर्सन हु इज होल्डिंग और हेल्ड एन अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विस, ये है। अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट, हाँ ये सब है। और 33 का ऑप्शन इज करेक्ट। 34 एज पर सेक्शन 7 ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट any agreement for the payment of any sum in addition to fair rent or any rent in excess of such fair rent shall be। इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट नल होगा, void होगा, बाइंडिंग होगा नहीं, shall be null and void। 34 का भी ऑप्शन इज करेक्ट। 35 द कंट्रोलर अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग पर्पज। 35 में वैलिडेशन के लिए नहीं, रिकवरी ऑफ फाइन के लिए हाँ, टू मेक रूल्स फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट नहीं, उसके पास रूल्स बनाने की पावर नहीं है, ऑल द अबव नहीं। तो इसमें 35 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइन की रिकवरी के लिए कंट्रोलर के पास पावर होगी। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड ऑन बाई गवर्नमेंट, सही बात है। The fair rent fixed under section 4 shall be operative from the date on which the application is filed under this section. It is also true when the fair rent of a building or rented land has been fixed under section 4. Decrease may be allowed in cases where there is a decrease in demand. All are correct. तो 36 का ऑप्शन डी होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन को भी आई डोंट नो वाई डिलीट कर दिया गया था। 37 में द डिपॉजिट अंडर सेक्शन 21 ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट शैल नॉट बी accompanied by an application for the tenant containing the following particulars। अगर 21 में टेनेंट डिपॉजिट कर रहा है रेंट, तो उस कंडीशन में उस एप्लीकेशन में कंट्रोलर को जो डिपॉजिट दे रहा है ये सारे कंटेंट्स नहीं होने चाहिए। चलिए देखते हैं।
द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड जिसके लिए डिपॉजिट दिया जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. द पीरियड जिसके लिए रेंट डिपॉजिट किया जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा. सी में नेम एंड एड्रेस ऑफ द टेनेंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू सच रेंट. लैंडलॉर्ड का नेम एंड एड्रेस भी देना पड़ेगा. 37 का सी ऑप्शन इज करेक्ट. अपना खुद का टेनेंट का नेम और एड्रेस या उसके थ्रू जो पर्सन एंटाइटल है उसका एड्रेस या नेम देने की ज़रूरत नहीं है. 38 नो रेंट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 21 शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन वैलिडली डिपॉजिट अंडर दिस सेक्शन अनलेस द डिपॉजिट इज मेड. तो इसमें विद इन 31 days ऑफ द टाइम रेफर्ड टू इन सेक्शन 24 द पेमेंट ऑफ रेंट नहीं. इफ द टेनेंट विलफुली मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट हिज एप्लीकेशन में तो फॉर डिपॉजिटिंग द रेंट तो इस कंडीशन में एंटाइटल नहीं होगा. तो 38 का ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज फॉल्स. 39 एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय द कंट्रोलर अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट प्रेफर कर सकता है एक अपील. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए देखते हैं. विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर बिल्कुल सही बात है. और सच लॉन्गर पीरियड एज द अपीलेट अथॉरिटी अलाउ करे बिल्कुल सही बात है. और रीज़न रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 15 days द टाइम टेकन टू ऑब्टेन अ सर्टिफाइड कॉपी वो एक्सक्लूड होगा. ऑल आर करेक्ट. 39 का ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट. डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फेयर रेंट पे इंक्रीज एडमिसिबल नहीं है. इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था. 41 इसको मैच द फॉलोइंग करना है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग. जो वाइफ की बात करें तो सेक्शन नंबर 18 डील करता है वाइफ से. विडो डॉटर इन लॉ से डील करता है सेक्शन नंबर 19. चिल्ड्रन और रेज पेरेंट से डील करता है सेक्शन 20. डिपेंडेंट से डील करता है सेक्शन 22. तो ए का हो गया सेकंड, बी का थर्ड सेकंड थर्ड, सी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सो इस क्वेश्चन का हमारा होगा 41 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू सक्सेशन एक्ट में द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंप्यूटेशन द पीरियड ऑफ डिक्रीज. 42 फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स और कॉग्नेट्स रिलेशनशिप शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द. 42 इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था तो इसको हम डील नहीं करते. चलिए 43 में वंस अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बिन पास्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट द कपल कैन. कभी एक साथ कोहैबिट नहीं कर सकते. लिव टुगेदर आफ्टर द कोर्ट रिसाइन द डिक्री. कांट लिव टुगेदर आफ्टर कैन लिव टुगेदर आफ्टर मैरिज. कैन डिसाइड एज पर देयर चॉइस. तो इसमें है कोर्ट से पहले डिक्री रिसाइन कराओ उसके बाद आप साथ में कोहैबिट कर सकते हो. 43 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 44 any marriage solemnized will be null and void as per Hindu Marriage Act if either party has a spouse living at the time. True. Parties are not within the prohibited relationship if the customer uses governing each of them permits. ये बात बिल्कुल सही है. Parties are not within the degree of prohibited relationship if the customer uses governing any of them. नहीं, दोनों के अगर परमिट करें तभी आप रह सकते हो. तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. इसका करेक्ट ऑप्शन है 44 का ए. 45 अंडर 45 द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 13(b)(2) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी वेव्ड और रिड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 142 यानी कि क्यूरेटिव पेटिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन व्यू ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज. Supreme Court has the discretion to grant divorce on the ground irrevocable breakdown of marriage by passing a decree of divorce by mutual consent without being bound by the procedural requirements to move the second motion. This has been laid down in a very recently in the Supreme Court judgment. कौन से जजमेंट में ये बात कही गई थी तो चलिए देखते हैं. सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद नहीं. मुनीश कक्कर वर्सेस निधि नहीं. मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल नहीं. शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन. हाँ, इसी जजमेंट में बात कही गई थी. 46 में टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया इज़ अ केस रिलेटिंग टू. ये केस रिलेटेड है 46 में कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड है ये केस. 46 का हो गया सी ऑप्शन इज करेक्ट. 47 ए बाइगैमस मैरिज इज वॉइड अंडर हिंदू लॉ. ट्रू.
A child born out of void marriage is legitimate child of his parent. Yes, according to section number 16. So both are true. But R is not correct explanation of A. So option B is correct. 48. A child who was in the womb at the time of the death of an intestate and who subsequently born alive shall have, उसके पास क्या rights होंगे? The same right to inherit the intestate as if he or she has been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed to be vested in such a case with effect from the date of the death of the intestate. So मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है. सेक्शन 20 परमिट्स एन इंटरेस्ट being created for the benefit of person who acquired interest upon it. ये भी सही है. Shall not have the same right to inherit the intestate if she or नहीं, ये गलत है. फर्स्ट सेकंड सही होने चाहिए, डी गलत होने चाहिए. ऑप्शन ये सही होना चाहिए 48 का डी. बट इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था. 49. A guardian means a person having the care of the person of a minor or his property. और इसमें इंक्लूड होंगे नेचुरल गार्जियन. हाँ, गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ माइनर्स फादर और मदर. ट्रू. गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय कोर्ट. ट्रू. अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज गार्जियन और अंडर एनी इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ आर्ट्स. ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर ट्रू. तो इसमें 49 का ए होना चाहिए. 49 का ए होना चाहिए. 49 का ए होना चाहिए. बट इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 50. अ हिंदू कैन डिस्पोज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द मिदाक्षा को पर्सनली प्रॉपर्टी पाई. तो मिदाक्षा को पार्सने में हिंदू अपने विल के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकता है. जो 50 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सो हमारा सिविल लॉ सेकंड का पेपर भी हुआ कंप्लीट. अब तो चलिए देखते हैं क्रिमिनल लॉ 2023 हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का पेपर. टेक्स्ट बुकलेट नंबर है ए. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज पावर्स ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. तो इसमें सेक्शन नंबर 12 डील करता है इससे. सेकेंड वन इज़ पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस. ये सेक्शन है 29. पावर टू कैंसिल एनी अदर लाइसेंस एंड टू रिकवर फी. यह है सेक्शन नंबर 30. पावर ऑफ कलेक्टर टू टेक ग्रांट्स अंडर हिज मैनेजमेंट. ये है सेक्शन नंबर 72. तो इसमें हमारा है फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी. तो इसमें हमारा फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है सी. Second one is the landmark judgment in the case of Muhammad Ahmad Khan versus Shah Bano Begum and others was pronounced by. So इस फेमस जजमेंट को जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने, जो जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ के फादर हैं और हमारे चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने प्रोनाउंस किया था. जो सेकंड का ऑप्शन है इज़ करेक्ट. थर्ड, विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस डील्स विद द पनिशमेंट फॉर यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस. तो इसमें सेक्शन नंबर 14 इसके पनिशमेंट से डील करता है, यानी कि थर्ड का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट विच डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377 IPC. तो सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाथ फाउंडेशन के जजमेंट में सेट असाइड किया था हाई कोर्ट ने जजमेंट, जिसने 377 को डीक्रिमिनलाइज किया था. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा केस है जिसमें ये कहा था DNA टेस्ट मैंडेटरी है रेप एक्यूज का, सेक्शन 53A ऑफ CRPC में. तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो IPC में मैच द फॉलोइंग करना है. एक्ट डन बाय पर्सन bound or by mistake of fact believing himself to be bound by law deals under section 76 of IPC. Act done in good faith for benefit of person without consent, इसका होगा सेक्शन नंबर 92 यानी कि ऑप्शन ए. Abatement of mutiny if mutiny is committed in consequence, ये सेक्शन 132. पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 268. तो इसका हमारा करेक्ट होगा फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का बी.
तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Liquor vend or bar or any other place where liquor or other intoxicant sold or stored or served under section 26 of HP Excise Act is punishable with imprisonment for 3 months for 3 months नहीं, punishable with imprisonment which may extend to 10,000 rupees नहीं, ऑप्शन सी punishable imprisonment for 1 month and with fine which may extend to 2,000 rupees no, punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months and with fine which may extend to 50,000 rupees or both. 7th का D option is correct. 8 question number 8 the base of the sexual harassment of women at workplace is convention on the elimination of all forms of discrimination against female. इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था कब? इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था, so इस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिलीटेड. Question number 9 FIR under 154 of CRPC is not substantial piece of evidence. ये सिर्फ यूज़ होता है कॉन्ट्रडिक्ट या कोरोबोरेट करने के लिए मैटर को. वॉज हेल्ड बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस. सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम के जजमेंट में. 9 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. 10 विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट deals with the dealings in trophy and animal articles without license prohibited. So इसका ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 44 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 11 क्वेश्चन 11 मैच द फॉलोइंग है CRPC से, तो इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस ऑप्शन सी सेक्शन 154 इज करेक्ट. सेकेंड वन इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस सेक्शन 161 ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप ऑप्शन D is correct 164A. and last one is report of police officer on completion of investigation option B is correct. so इसका हमारा बनता है फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का D एंड फोर्थ का B. 11 का ऑप्शन A इज करेक्ट. 12th in the case of any conviction in a summary trial under section 143 of negotiable instrument act it shall be lawful for a magistrate to pass a sentence imprisonment for a term. कितने की पास कर सकते हैं? not exceeding 2 years and an amount of fine exceeding 5,000 rupees. B not exceeding 1 year and an amount of fine exceeding 5,000 rupees. B is correct option. not exceeding 6 months नहीं, 1 month नहीं. 13 में Section 195A of CRPC provides a right to file a complaint to the witness or any other person in relation to an offence. कौन सा offence commit हुआ है उसको थ्रेट दी गई है. 13 का D 195A का offence IPC में कमिट हुआ है तो वो इसमें अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकता है. 14 which of the following is not power provided to an excise officer under section 8 of HP Excise Act 2011. Power to enter and inspect at any place in which any licensed manufacturer carries on the manufacture of the manufacture or stores of liquor. हाँ है, ये पावर है. B power to examine any accounts and register, test, measure or weight any material, stills, utensils, implements, apparatus or testing instrument or liquor found in that place. ये पावर भी है. power to seize any account, register, measure, weights, testing instrument which he has reason to believe to be false or incorrect. हाँ है. power to punish if he has reason to believe that the accounts are false or incorrect. नहीं, power to punish की पावर नहीं है. 14 का D is incorrect. Question number 15 Krishna Kumar versus State of Haryana is a recent and very important case on. इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था. 16 क्वेश्चन एक्स वाइल कमिटिंग अ मर्डर रिमूव सम ऑर्नामेंट फ्रॉम द डेड बॉडी. तो अगर डेड बॉडी से कोई पर्सन ऑर्नामेंट्स अगर रिमूव करे तो उस कंडीशन में कौन सा ऑफेंस होगा? थेफ्ट का तो नहीं होगा क्योंकि डेड बॉडी के पास कोई पोजेशन नहीं है जिससे आप ले जा रहे हो. मिस अप्रोप्रिएशन का होगा. 16 का सी इज करेक्ट. 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 provides for compensation for medical expenses for the child offended. It is true. The medical offenses may be provided after registration of FIR. बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं. तो 17 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर दिख रहा है. 18
डैश कैन प्रोसीड अंडर सेक्शन 340 ऑफ CRPC एंड होल्ड ए प्री इंक्वायरी। तो 340 में सिविल कोर्ट प्रोसीड कर सकते हैं, हाँ, रेवेन्यू कोर्ट हाँ, क्रिमिनल कोर्ट हाँ, तो सारे कोर्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। 19th क्वेश्चन नंबर 19th, section dash of CRPC state that compensation payable to the victim under section 357A will be in addition to the compensation payable under section 326A and 376G of IPC। So ये बात हमारा कहते हैं सेक्शन 357B ऑफ CRPC। 19 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 20, as per section 8 of Indian Forest Act, which of the following is powers of forest settlement officer? Power to enter by himself or any other officer authorized by him for the purpose upon any land and to survey, demarcate and make up map of the same. True. And the power of a civil court of the trial in the trial of the suit. दोनों पावर्स हैं, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। 20 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 21 में सेक्शन डैश ऑफ CRPC डील्स विद द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू अरेस्ट। सेक्शन नंबर 44 ऑफ CRPC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 के बाद 22, X was convicted by an additional session judge for an offence under section 302 of IPC. Later on, the appointment of judge was quashed by the High Court on ground of that his appointment was in violation of the provision of Article 233 of Constitution. A point was raised that the judgment rendered by the additional session judge were void and required to be set aside this side. ये जजमेंट वैलिड होंगे, उनकी अपनी गलती है अगर उसका अपॉइंटमेंट इनको क्वेश करना पड़ा। तो 22 का द जजमेंट इज नॉट वॉइड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 23, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट आर एस्टैब्लिश अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। 23 में देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट विच आर एस्टैब्लिश। 23 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 24, Dr. Rahul gave a statement to police that his 14-year-old daughter Rima was killed by his servant Manu. The police registered an FIR based on the statement of Dr. Rahul. Police questioned Dr. Geeta, wife of Dr. Rahul, and she also gave a statement in tune with the statement of Dr. Rahul. On investigation, it was revealed that Rima was killed by Dr. Kapil. In such circumstances में पुलिस को क्या न्यू FIR रजिस्टर करने की ज़रूरत है? नहीं, देयर इज़ नो नीड टू रजिस्टर न्यू FIR, ओनली अ रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड। पुलिस अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगी कि इन्वेस्टिगेशन में ये निकला है रिजल्ट, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकेंड FIR शुड बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल, नहीं, नन ऑफ द अबव, नहीं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज़ कॉग्निजेबल वेलेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल नहीं, कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल है और वेलेबल है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नॉन कॉग्निजेबल भी है और वेलेबल भी है। 26 में ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस इज कवर्ड अंडर डैश ऑफ CRPC। सेक्शन 359 ऑफ CRPC बात करता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कॉस्ट पे करने का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26-27 में is accused of a theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasion। तो सेक्शन 218 को अप्लाई करें तो ए मस्ट बी चार्ज एंड ट्राइड फॉर द थेफ्ट एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज एंड सेपरेटली ट्राइड फॉर द थेफ्ट एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड विद सेक्शन 84 ऑफ IPC। तो आप सबको पता है इन सारे केसेस का हमें नहीं पता, बट आर वर्सेस जूडले स्टेफन नेसेसिटी का केस है, तो ये केस रिलेट नहीं होगा, तो 28 का भी ऑप्शन इज करेक्ट। 29, एज पर CRPC द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ और एनी हार्म टू द एसिलेंट इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ द राइट इज द एक्ट ऑफ। अगर यहाँ आपका स्टॉकिंग चल रहा है, नहीं, आप डेथ कोज नहीं कर सकते, वॉयरिज्म में नहीं कर सकते, वरना एसिड अटैक की कोशिश कर रहा है कोई तो कर सकते हो। 29 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड इन द ईयर ऑन। 30 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1992 में इंडिया ने कन्वेंशन को रेटिफाई किया था, अडॉप्ट किया था। 31 में विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इंसर्टेड सेक्शन 228A ऑफ IPC
to prevent social stigma and shunning out of sexual offense victim. So 228A of IPC को ऐड किया गया था क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1983 में. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 32 में द फर्स्ट बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम कोजेशन इन 19th century was given by. 32 का ये ए ऑप्शन सीजर लोम्ब्रोसो ने दी थी ये थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू सेक्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015. तो इस अमेंडमेंट से सेक्शन 138A नहीं, 139A नहीं, 142A इंट्रोड्यूस हुआ था. 33 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. 34. कंपेंसेशन टू द विक्टिम ऑफ क्राइम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट इज डिटरमाइंड बाय डैश एंड डैश इन कोऑर्डिनेशन विद लीगल सर्विस अथॉरिटी. सो इसमें हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और स्टेट गवर्नमेंट नहीं, बोथ ए एंड बी नहीं, स्पेशल कोर्ट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हाँ डिसाइड करते हैं. डी ऑप्शन इज करेक्ट. 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमें यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर IPC. ट्रू. A person has right of defend his body only and not the body of other. ये false है. ये true है, ये false है. Right of private defense is extended to cause death against any act which in itself is not an offense. ये गलत है. A person has right of private defense where there is a time to have recourse of public authority. नहीं, तो इसमें हमें incorrect बताना था. तो second, third and fourth are incorrect. तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. 36. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फीमेल एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन कंसर्निंग हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स एंड रॉन्गफुल स्टीरियोटाइपिंग. 36 का आर्टिकल पी बात करता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. आर्टिकल 5 बात करता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 37 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट बताना है. ऑल द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी इनकॉर्पोरेट की थी. सारी रिकमेंडेशन नहीं की थी. नहीं. नन ऑफ द रिकमेंडेशन कोई भी नहीं की थी, ऐसा भी नहीं. मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी को हमने एनफोर्स किया था, रिकमेंड को एडमिट किया था. तो 37 का सी ऑप्शन इज करेक्ट. 38. विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ HP एक्ट डील्स विद एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी. तो 38 का ऑप्शन बी चैप्टर नंबर 5 इससे डील करता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 39 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ नेसेसरी टू गेट परमिशन. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए अगर आपको सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करानी है. तो ये हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने केस वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम अंडर द पोक्सो एक्ट शैल बी कंडक्टेड. कैसे कंडक्ट कराया जाएगा पोक्सो एक्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन विक्टिम का. जैसे CRPC में 164 में ए में रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, बिल्कुल वैसे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 41. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. तो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2S ऑफ DV एक्ट. 41 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. 42. दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इज अ लैंडमार्क केस इन विच सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड सम गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग द विक्टिम्स डैश एंड वाज डिसाइडेड बाय द बेंच ऑफ डैश. ये केस है रिलेटेड असिस्टिंग द विक्टिम ऑफ रेप एंड जस्टिस रेप विक्टिम से रिलेटेड था और जस्टिस मोहन जस्टिस MN. 42 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. 43. सेक्शन 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट डील्स विद bail to a person who is apparently a child alleged to be in conflict with law, preliminary assessment into heinous offence by board, power of children court,
रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, नहीं ये डील करता है बेल टू अ पर्सन हु इज अपेरेंटली चाइल्ड, जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ में है उसको बेल कैसे मिलेगी, सेक्शन 12 से डील करता है। ऑप्शन इज करेक्ट। 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A एंड 326B ऑफ IPC। 44 की बात करें तो ये जो ऑफेंस है इसको डील किया जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन डील करेगा 44 का ये। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC डील्स विद द ऑफेंस नेमली वायरिज्म, तो वायरिज्म का ऑफेंस 354C में है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसमें है असॉल्ट और इसमें है स्टॉकिंग। हाँ, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 45 का सी इज़ करेक्ट। नंबर 46 assertion, gender roles are culturally influenced than biologically determined. True. Cultural conception of gender divided the entire boundaries of the human quality into two opposite areas of masculinity and womanhood and their regressive behavior. Both are true. And correct explanation of AR is the, तो ऑप्शन होगा इसका B is correct. Option B is correct. 47. In which of the following cases Supreme Court held that it is appropriate for National Legal Service Authority to set up a committee to make a model rules for providing the compensation for the victim of rape and acid attack. तो ये आपका डिसाइड हुआ था 47 का ऑप्शन सी, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 48. Recently, the Supreme Court, in its landmark decision, has recognized and reinforced the fundamental role of judiciary in protecting the authority and dignity of children. The court held that the words physical contact and touch cannot be qualified and restricted to skin-to-skin contact was held in the case of the Attorney General of India and Satish and others. इस केस में डिसाइड हुआ था फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब स्किन टू स्किन टच ही नहीं है, और इस केस में काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया था उस जजमेंट को, जिसमें कहा गया था कि स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ तो कोई असॉल्ट नहीं हुआ है, कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो 48 का ऑप्शन इज़ करेक्ट। 49. Notwithstanding anything contained in the CRPC, no court shall take cognizance of an offence punishable under section 138 except upon a complaint in writing made by the payee or, as the case may be, the holder in due course of the check, and such complaint is made on the date on which the cause of action arises under clause C of section of the proviso of section 138. कितने टाइम में कंप्लेन होनी चाहिए? जिस दिन से आपका चेक डिसऑनर हुआ है उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेन करानी है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इज killing of wild animal in self-defense is justified. Which of the following case it was observed that if any animal is killed or wounded as by an individual as by means to protect himself, then such animal is the property of government. No claim should be made by any person who killed the animal. तो ये तिलक बहादुर राय वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये हेल्ड हुआ था कि सेल्फ डिफेंस में आप किसी एनिमल को हार्म कर सकते हो, उसकी डेथ कोज कर सकते हो, और इस केस में जिस पर्सन ने उस एनिमल को मारा है वो कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। सो हमारा हिमाचल प्रदेश जुडिशरी 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट हो चुका है और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टूडेज़ क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सेशन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन पेपर के साथ, और हिमाचल प्रदेश के हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू लव विद फ्लो फॉर मोर सच वीडियोज़।